हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी की, या यूं कह दीजिए गंगा नदी तंत्र की। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, आज हम बात करेंगे गंगा की और गंगा से संबंधित उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो देर किस बात की, फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डाल दीजिए गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो देखिए गंगा नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न ये बनता है कि गंगा निकलती कहाँ से है। तो बेसिकली बताया जाता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है ना। और गंगा नदी दो नदियों की संयुक्त धारा, एक तरफ से आती है अलकनंदा और एक तरफ से आती है भागीरथी। ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं देव प्रयाग में, और वहां से जो धारा चलती है दोनों की संयुक्त, ये कहलाती है गंगा नदी, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं मैपिंग भी करूंगा, नक्शे के द्वारा मैं समझाऊंगा तुमको गंगा नदी कैसे कहां से निकल रही है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है इसके बारे में कि गंगा नदी जो है ना भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह भारत की एक पवित्र नदी भी है, ठीक है। तो लिखना शुरू कर दीजिए, अभी हम मैपिंग भी करेंगे इसकी कि यह गंगा नदी भारत की गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी, या यूं कह दीजिए भारत की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी है, ठीक है। और आपको पता होगा कि गंगा को भारत में पवित्र मानते हैं, इसलिए प्रश्न ये भी आया था कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, ठीक है। यह भारत की एक पवित्र नदी है। यह भारत की एक पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, पवित्र नदी है। गंगा नदी की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। यानी गंगा नदी की लंबाई की हम बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसके जल क्षेत्र को लेकर के कि ये कितना जल जो है ग्रहण करती है, या यूं कह दीजिए कि गंगा को बड़ी नदी क्यों कहा जाता है, तो बड़ी नदी कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र से, जो कि 8.61 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बड़ी का मतलब क्या हो गया, 8.61 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण करती है, ये जल ग्रहण करती है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए भारत में गंगा भी बहती है, ब्रह्मपुत्र भी बहती है, गोदावरी भी बहती है, और यदि हम बात करें तो सिंधु नदी भी भारत में बहती है। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए प्रश्न क्या बनेगा, यानी गंगा नदी। सबसे पहले हम लिख देते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी हो गई आपकी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लिख दो, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, और एक हो गई गोदावरी नदी। तो गंगा नदी की लंबाई अभी हमने जानी है 2525 किलोमीटर। ये भारत में बहती है, भारत में लंबाई है इसकी। और गोदावरी की यदि हम बात करें तो ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की लंबाई हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी। फिर से लिख देते हैं कि 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में जो इसका क्षेत्र है, भारत में बहती है ये 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। और यहीं पर यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में इसकी 900 के आसपास लंबाई बैठती है, या यूं कह दीजिए 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। और यदि बात करें तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो लंबाई से ही पता चल जाएगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, गोदावरी, ठीक है।
तो आपने चीजों को यहाँ से गलत मत करना ना, सबको समझना, ठीक है। अब हम मैपिंग करते हैं इसकी, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखिए आगे क्या प्रश्न बनेगा। आगे यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में पंचप्रयाग बनता है, ठीक है। पंचप्रयाग मतलब 5 नदियों का प्रयाग, यानी नदियों का जहाँ संगम होता है उस स्थान को बोल देते हैं हम प्रयाग, या फिर सीधा सीधा संगम, और संगम का मतलब होता है मिलन। तो उत्तराखंड में पंचप्रयाग बनता है। ये कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर बनता है, पहले इसको समझ लीजिए। उत्तराखंड में पंचप्रयाग, ठीक है। जैसे नंबर 1 बात करते हैं हम, सबसे पहले जो प्रयाग आएगा उसको बोलेंगे हम विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर पर जो प्रयाग आएगा उसको बोलेंगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पर आएगा आपका कर्ण प्रयाग, तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग आएगा, और चौथे नंबर पर रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और 5वें नंबर पर आएगा आपका देव प्रयाग। तो कौन कौन सी नदियों के मिलने से यहाँ पर पंचप्रयाग का निर्माण होता है, इसको भी लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले है, एक तो आती है अलकनंदा और एक आती है धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा, इन दोनों के मिलन से जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। कभी कभी अलकनंदा के स्थान पर विष्णु गंगा नाम भी मिल जाता है, क्योंकि विष्णु गंगा भी जो है ना, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों का संगम यहाँ पर होता है अलकनंदा पर। तो आपने इतना याद रखना है कि विष्णु प्रयाग जो है वो अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बनता है। और नंद प्रयाग की यदि हम बात करें तो एक तो हो गई आपकी अलकनंदा, और दूसरी होती है नंद की नदी, नंद की नदी। अलकनंदा और नंद की नदी ये दोनों जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं नंद प्रयाग, और कर्ण प्रयाग में मिलती है अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा तथा पिंडार नदी, इन दोनों का संगम जहां पर होता है या जहां पर ये दोनों मिलती है अलकनंदा और पिंडार नदी, उसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। और यदि हम बात करें रुद्र प्रयाग की, तो रुद्र प्रयाग में एक तो अलकनंदा नदी आती है, दूसरी आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और यदि हम बात करें यहाँ की, तो एक होगी अलकनंदा और एक नदी आती है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं देव प्रयाग। और यहीं से जो है ना हमारी गंगा नदी मिल करके चलती है, यानी ये हो गई आपकी भागीरथी और ये हो गई अलकनंदा, और यहाँ से जो मिलकर चली ये कहलाई गंगा, ठीक है। इसको बोल दिया गंगा नदी। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये नदियां कहाँ कहाँ से निकल रही हैं और कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है। तो इस चीज को अभी हम दोबारा फिर से समझेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा मैपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक नदी निकल के आती है अलकनंदा, और अलकनंदा की यदि हम बात करें तो सतोपंत ग्लेशियर से ये निकल कर आती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इसको बोलते हैं सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकल करके आती है इस तरह से, इस तरह से, इसको बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी की यदि हम बात करें तो इसके किनारे एक स्थान है
भारत का उत्तराखंड में, जिसको बोलते हैं हम क्या, बद्रीनाथ। तो प्रश्न आता, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है, तो वह है अलकनंदा। ठीक है, तो यहाँ पर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। इसके बाद अलकनंदा नदी में एक नदी आकर के मिलती है और उस नदी को हम बोलते हैं क्या, धौली गंगा। और धौली गंगा कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग में। यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, ये वाली नदी, इस नदी को बोलते हैं धौली गंगा, धौली गंगा। और ये वाला स्थान विष्णु प्रयाग, जो कि मैंने आपको लिखवा दिया है कि अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती हैं उस प्रयाग को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। आगे इसमें एक नदी और मिलती है आगे चल करके, और विष्णु प्रयाग धौली गंगा की यदि हम बात करें तो ये जो निकलती है भीलाम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, भीलाम, यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसको बोलते हैं भीलाम ग्लेशियर। ठीक, आगे इसमें एक नदी और मिलती है। इसके बाद जब नीचे को आते हैं उत्तराखंड में, तो वह नदी मिलती है इसमें जिसको बोलते हैं हम मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी त्रिशूल हिमनद से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर मंदाकिनी नदी त्रिशूल हिमनद से यह निकलती है, त्रिशूल हिमनद। और ये कौन सी है, मंदाकिनी। ये भी हमने आपको लिखवा दिया कि मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं, इन दोनों के प्रयाग को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी और अलकनंदा के प्रयाग को रुद्र प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। आगे चलकर इसमें जब और पर्वत श्रृंखला को काटते हुए नीचे आती है, तो इसमें एक नदी और मिल जाती है जिसको बोलते हैं पिंडार नदी, पिंडार नदी, ये वाली, इसको बोलते हैं पिंडार नदी। पिंडार नदी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग। और ये चीज भी हमने आपको लिखवा दी है। आगे जब चलते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक नदी और है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी की यदि हम बात करें, अच्छा ये नंद की नदी है, नंद की नदी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाली नदी जो है नंद की नदी है। यहाँ से एक नदी निकल के आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है मंदाकिनी, जो चोरावारी ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम है चोरावारी, चोरावारी ग्लेशियर, चोरावारी ग्लेशियर से। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर यहाँ से एक नदी निकल के आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसको बोलते हैं भागीरथी नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकल के आती है चोरावारी ग्लेशियर से, भागीरथी नदी निकल के, ये हो गई आपकी मंदाकिनी, चोरावारी ग्लेशियर, और यहाँ पर मिल गए, ये हो गई भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो निकलती है वो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। जब भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो निकलने के बाद जब ये पर्वत श्रृंखला को काटते हुए आती है, तो इसको एक नाम दिया जाता है जो जिसको कहते हैं जानवी। यानी जब भागीरथी नदी ग्लेशियर से निकलने के बाद पर्वत श्रृंखला काटते हुए आगे चलती है, तो इसको कह दिया जाता है जानवी नदी। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर इसको कहा जाएगा जानवी, जानवी नदी। फिर इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा, ये दोनों जहां पर मिलती है उस स्थान को बोल दिया जाता है देवप्रयाग। और यहाँ से फिर सीधे सीधे ये गंगा नदी बन करके चल देती है। ठीक है, कौन सी नदी हो गई है, गंगा नदी, गंगा नदी।
तो आपने ध्यान रखना है कि दो नदियों की संयुक्त धारा है गंगा नदी। एक कौन सी हो गई, अलकनंदा, एक हो गई भागीरथी, और दोनों की सहायक नदियां मिल जाती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से बनकर के चलती है कौन, गंगा नदी। फिर एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है गंगा नदी को लेकर के। गंगा की जो एक धारा जिसको बोलते हैं हम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब जाह्नवी नदी का नाम लेकर के नीचे को आती है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है। इस प्रयाग को बोलते हैं गोविंद प्रयाग, और गोविंद प्रयाग में एक नदी इसमें आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं भीलांगना नदी। ये हो गई भीलांगना नदी। भीलांगना नदी गोविंद प्रयाग, ये हो गया गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग में आकर के मिल जाती है, और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं टिहरी बांध। ये है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में पड़ता है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न ये भी बनेगा कि टिहरी बांध के संदर्भ में या टिहरी बांध के लिए यहाँ पर एक आंदोलन चला था जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, टिहरी बांध से। और भारत में पर्यावरण के संरक्षण में ये पहला आंदोलन माना जाता है जो 1973 में चलाया गया था। ठीक है, तो टिहरी बांध के लिए एक आंदोलन चला था, आंदोलन जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते थे, यहाँ पर सरकार जो है पेड़ों की कटाई के लिए तैयार थी, तो लोगों ने क्या काम किया, पेड़ों की कोलियां भर ली, यूं कह दिए पेड़ों से चिपक गए थे। उसी नाम पर आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। और इसके जो प्रेरणा थे जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है इनका। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो जैसे अभी हमने मैपिंग की, एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं क्या, कि इधर से आती है विष्णु गंगा, इधर से आती है धौली गंगा, और विष्णु गंगा धौली गंगा जब दोनों मिल जाती है तो दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है अलकनंदा। क्या कहलाती है, अलकनंदा। ठीक है, और इधर से आ जाती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में, और यहाँ से बन करके चलती है दोनों की संयुक्त धारा जिसको बोलते हैं गंगा नदी। और यदि हम बात करें तो धौली गंगा के किनारे बसा हुआ है हेमकुंड साहिब। सीधा सीधा प्रश्न आता है, हेमकुंड साहिब किस नदी पर है, धौली गंगा पर। और बद्रीनाथ किस नदी पर है, अलकनंदा पर। यहाँ से ये नंद की नदी, और यहाँ पर ये पिंडार नदी, और यहाँ पर ये मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी के किनारे बसा है कौन, केदारनाथ। ठीक है, ये यहाँ पर मिल जाती है। इधर से आती है भागीरथी नदी, जब पर्वत श्रृंखला को काटते हुए निकलती है तो इसको नाम बोला जाता है जाह्नवी, और जाह्नवी के बाद इसका नाम पड़ता है भागीरथी। जब नीचे आती है यहाँ पर तो उत्तराखंड में एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं टिहरी बांध, और टिहरी बांध के लिए एक आंदोलन चला था चिपको आंदोलन। ठीक है, अभी मैंने बताया भी। और टिहरी बांध जहाँ पर बनता है वहां पर दो नदियां, एक होती है भागीरथी और इधर से आती है भीलांगना नदी। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि गंगा नदी से और क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। गंगा नदी, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है। यह भारत के 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह भारत के 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से, नंबर 1 हो गया आपका उत्तराखंड, नंबर 2 हो गया उत्तर प्रदेश, नंबर 3 हो गया बिहार, नंबर 4 हो गया झारखंड, और नंबर 5 हो गया पश्चिम
या पश्चिमी बंगाल। तो एक तो प्रश्न ये बन गया कि आपको कोई भी इनमें से 3 राज्यों के नाम दे देगा, एक अलग राज्य का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसमें गंगा नदी नहीं बहती, या ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें गंगा नदी का प्रभाव क्षेत्र है। प्रभाव क्षेत्र का मतलब बहना। इसके बाद देशों को भी लेकर के प्रश्न आ जाता है कि गंगा नदी 2 देशों में बहती है, एक तो भारत में और दूसरा बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। यदि आपसे बात करें देश की, तो 2 देश हैं, एक हो गया अपना भारत और दूसरा हो गया बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से पुकारा जाता है या इसको पद्मा कहा जाता है, और भारत में गंगा नदी इसको ही कहते हैं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश करती है ये उत्तर प्रदेश में। अभी हम सब बात करेंगे कहाँ से किस राज्य में प्रवेश कर रही है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात लिखेंगे क्या कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का विस्तार सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, यदि आपसे पूछेंगे गंगा नदी सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में बहती है, तो उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश यानी सबसे ज्यादा जो गंगा नदी का विस्तार है, सबसे ज्यादा जो बहती है वह उत्तर प्रदेश में बहती है। और उत्तर प्रदेश में भी यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है गंगा नदी। आगे यदि हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा अभी कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है बिजनौर से करती है। यूपी में प्रवेश, यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिजनौर से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में जो है बलिया से यह निकल जाती है। यानी बलिया के बाद यह उत्तर प्रदेश से निकल जाती है और कहाँ पहुंच जाती है, ये बिहार में। बलिया के बाद बिहार में पहुंच जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा गंगा नदी को लेकर के। कल अगले वीडियो में नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा नदी को लेकर के और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, जैसे गंगा की सहायक नदियां, गंगा के किनारे बसे शहर और सहायक नदियां, और कौन सी नदी पर कौन सा प्रदेश है, या कौन सा राज्य है, कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, कल हम फिर बात करेंगे गंगा नदी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।